हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से हम लोग कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं और लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने कवर किया था वहां तक आपने प्रोडक्शन फंक्शन तक पढ़ा है। आपकी कुछ क्वेरीज़ हमारे पास आ रही है जिसका सॉल्यूशन हम आपको सेंड कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ भेजिए, हम आपको सॉल्यूशन सेंड करते रहेंगे। और मेरे बच्चों एक बात और, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, वो डिस्कशन हमारा ये था कि हम आपसे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं अगले आपको अपने कुछ ही लेक्चर में ये दूंगा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन और उनका टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको एक बार प्रॉपरली वहाँ तक के चैप्टर प्रॉपरली पढ़ना, समझना और लर्न करना पड़ेगा, ताकि वो क्वेश्चंस मैं आपको दूं तो आप उन्हें खुद से कुछ सॉल्व कर सकें। फिलहाल चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे कुछ प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हमने कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। बच्चों अब अगर जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर होते हैं तो जाहिर सी बात है उन फैक्टर्स को जब आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर कुछ खर्च भी आपका हो रहा होगा। उन फैक्टर्स को जो आप यूज़ कर रहे हो उन पे आप कुछ खर्च भी कर रहे होंगे। तो ये जो आप उस फैक्टर को यूज़ करने के लिए खर्च करते हो हमारे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है और कॉस्ट फंक्शन क्या है। तो पहली चीज़, कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। क्या बोला बच्चे? एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूं, कुछ की टर्म्स समझो और उन की टर्म्स को क्या करो, लर्न करो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म और प्रोड्यूसर टू परचेज और हायर। टू परचेज और हायर यानी कि आप खरीदते हो या आप उसे किराए पे लेते हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या करते हो? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दो चीजें हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज और हायर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। क्या? एक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो आप फैक्टर्स को, प्रोडक्शन फैक्टर्स को परचेज करते हो या हायर करते हो, उसमें किया गया खर्च क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। आगे, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन इकोनॉमिक्स इज सम टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अब देखो, जाहिर सी बात है कॉस्ट है, कॉस्ट परचेजिंग है, तो परचेजिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे, परचेज में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे? आपको पता है कि हम लोग जब कुछ खरीदते हैं और खरीदने के लिए जो हमारा डायरेक्ट परचेजिंग होती है या उस कमोडिटी से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म ऑन परचेजिंग गुड्स और हायरिंग फैक्टर सर्विसेज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या है? इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंड थर्ड, सर्टेन मिनिमम प्रॉफिट। देखो तीन चीजें होती है बच्चे, जब आप कॉस्ट की बात करते हो तो कॉस्ट दो तरह से होता है। पहला कॉस्ट होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दूसरा कॉस्ट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अच्छा ये बताओ कि क्या किसी कमोडिटी में जो हम प्राइस सेट करते हैं या खर्च सेट करते हैं तो क्या सिर्फ तीन होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और खत्म? नहीं, तीन होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, आपने जो खर्च किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो आपने इनडायरेक्ट मतलब उस कमोडिटी के लिए सेल के लिए जो आपने गोदाम लिया या उसको शोरूम में रखा या आप सैलरी पे कर रहे हो अपने स्टाफ की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मान लो आप कर रहे हो। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का मतलब जो आपने रॉ मटेरियल एक्सेट्रा परचेज किया। ठीक है, अब ये दो खर्चों के अलावा तीसरा एक चीज और होती है जिसे आप अपने कॉस्ट में इंक्लूड करते हो, वो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। यानी अगर इस मार्कर को बनाने में मेरा 12 रुपए खर्च हो रहा है तो मैं इसे 12 में नहीं 14 या 15 में बेचूंगा। क्यों बेचूंगा? क्योंकि उसके कॉस्ट के अलावा मैं एक प्रॉफिट भी उस पर अपना मार्जिन रखूंगा। तो तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखना। कॉस्ट की अगर बात की जाए तो पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट।
अभी इन तीनों टॉपिक को एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉमिनल प्रॉफिट हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या बेटा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की बात करूं तो पहली चीज, ये कॉस्ट फंक्शन किसके बीच में है? कॉस्ट के बीच में और आउटपुट के बीच में। किसके बीच में? कॉस्ट के बीच में और आउटपुट के बीच में। और मैं अगर तुमसे बोलूं बेटा कॉस्ट फंक्शन का इक्वेशन क्या होगा, तो फंक्शनल रिलेशनशिप, ये एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। ये मेरा क्या है? ये है मेरा कॉस्ट फंक्शन। ये मेरा क्या है? कॉस्ट फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या है? कॉस्ट फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट गिव्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट corresponding to different level of output, corresponding to different level of output। कॉस्ट मतलब अब जाहिर सी बात है यार, अगर तुम एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो आप तो खर्चा भी बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा, और कॉस्ट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है वो हमारा क्या है? कॉस्ट फंक्शन है। वो हमारा क्या है? कॉस्ट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। कुछ खास इसमें आपके समझने के लिए नहीं है फिलहाल। अब आ जाओ, यहां से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो मेरे बच्चों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एक नाम से और जाना जाता है मनी कॉस्ट। और मनी कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो खर्चा जो आप किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हो, वो खर्चा जो आप किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हो। आउटसाइडर कौन? आउटसाइडर यानी कि आपने मटेरियल परचेज किया मान लो, आउटसाइडर यानी कि आपने लेबर को दिया मान लो, तो ये सब आपके कौन है? आउटसाइडर्स है। तो कोई भी अमाउंट जो हम किसी आउटसाइडर को पे करते हैं हमारा कहलाता है मनी कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? एक बार फिर से समझना। फर्म परचेजेस द सर्विस ऑफ एसेट्स लाइक बिल्डिंग, machine, etc. It pays hiring charges for building, normally termed as rent। अब अगर आपने बिल्डिंग खरीदा या किराए पे लिया और उस किराए के लिए गए बिल्डिंग के लिए जो आप कॉस्ट पे कर रहे हो वो कहलाता है रेंट। तो रेंट, इट एम्प्लॉयज वर्कर्स, अकाउंटेंट, मैनेजर, आपने कुछ एम्प्लॉइज को रखा, कुछ वर्कर्स को रखा, एटसेट्रा, एंड पेज वेजेस एंड सैलरी टू देम। आउटसाइडर्स है, आप उनको पे कर रहे हो। ऑल सच एक्चुअल पेमेंट ऑन परचेजिंग एंड हायरिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, आपने घर लिया, आपने जगह ली, आपने मशीन खरीदा, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने मैनेजर रखा, आपने अकाउंटेंट रखा, आपने वर्कर रखा, आपने गार्ड रखा। सारे पेमेंट जो मनी के फॉर्म में किसी आउटसाइडर को किए जा रहे हैं, उनकी सर्विसेज परचेज करने या हायर करने के बदले क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं मनी कॉस्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, इंप्लिसिट कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट। अब मेरे बच्चों समझना, इम्प्लिसिट कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ इकोनॉमिक्स में या कुछ हमारे जनरल लाइफ में ऐसी सर्विसेज होती हैं कि अगर वो हमने कहीं और से हायर की होती तो हम उसके लिए किराया देते, लेकिन हमने किसी और का हायर ना करके खुद अपनी चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी इस क्लासरूम के लिए कहीं और जगह किराए पे लेता, कोई अपनी क्लास के लिए, अपनी कोचिंग के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी किसी भी काम के लिए, किसी ऑफिस के लिए मैं कोई जगह किराए पे लेता, अगर मैं कोई जगह किराए पे लेता तो जाहिर सी बात है मैं उसके लिए क्या करता? किराया पे करता। लेकिन जगह मेरी खुद की है, मेरे घर पे मैंने अपने क्लास को स्टार्ट किया, मैंने घर पे अपने क्या कहते हैं आपको, ऑफिस को स्टार्ट किया, या मैंने अपने ही घर पे अपने काम को स्टार्ट किया, तो मैंने वो किराया सेव कर लिया, बचा लिया। या मैं अगर कोई मैनेजर रखता, मैं कोई अकाउंटेंट रखता तो उसको मैं सैलरी पे करता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं एमबीए पास हूं, मैंने एमकॉम किया है, मैंने बीकॉम किया। अब क्या है कि मैंने अगर एमबीए किया हुआ है तो भाई मुझे मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उस काम को कर सकता हूं।
जब तक मैं उस काम को कर पाऊंगा मैं करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक मैनेजर को पैसा देना हुआ था और वो पैसा मैंने क्या किया, सेव कर लिया। अब वो पैसा मैंने सेव कर लिया तो वो मेरे कहां यूज हो रहा है, मेरे खुद की सेविंग में यूज हो रहा है। या मैंने एक अकाउंटेंट रखना था, अकाउंटेंट को नहीं रखा, मैंने उस पैसे को भी बचा लिया। तो मेरे बच्चों इन सारी चीजों में जो मैं पेमेंट किसी और को देता ना देकर खुद अपने लिए रख लिया, अपने बचा लिया, कैसे, खुद उस काम को करके, तो वो क्या कहलाएगा, इंप्यूटेड कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंप्यूटेड कॉस्ट कहलाएगा। तो इंप्यूटेड कॉस्ट क्या है एक बार फिर से समझ लेना, या इंप्लिसिट कॉस्ट क्या है ये फिर से समझ लेना। इंप्लिसिट कॉस्ट इज द इंप्यूटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, समझना यहां पे, बाय द ओनर ऑफ द फर्म हिमसेल्फ। इन अदर वर्ड, implicit cost are cost of self-supplied factor of production which are generally not recorded in firm's account book. Implicit, ठीक है, implicit cost of a biscuit factory are imputed rent of owner's own factory building. अब जाहिर सी बात है, अगर कोई एक फैक्ट्री है जो कि उसकी खुद की बिल्डिंग पे है तो वो क्या है, imputed rent है। क्या है, imputed rent है। बिल्डिंग, इंप्यूटेड वेजेस फॉर ओनर्स वर्किंग एज मैनेजर हिमसेल्फ, और खुद उसने काम किया तो वो क्या कहलाएगा, इंप्यूटेड वेजेस या इंप्यूटेड सैलरी। इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन हिज मनी कैपिटल यूज्ड इन फैक्ट्री और डेप्रिसिएशन। तो इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या है, इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब यह है कि वो पेमेंट जो आप किसी और को करते ना करके आपने बचा लिया और वो खुद अपने पास रखा, खुद अपनी चीजों को यूज करते हुए, अपने जगह को या अपनी सर्विसेज को, तो क्या कहलाएगा वो, इंप्यूटेड कॉस्ट या इंप्लिसिट कॉस्ट। इंप्लिसिट कॉस्ट यानी मैंने खुद के लिए बचाया, मैंने किसी आउटसाइडर को पे नहीं किया, और जो मैंने आउटसाइडर को पे किया वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट या मनी कॉस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बच्चे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। क्या है, दो ऑप्शन है। उन दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपने ऑप्ट किया, एक ऑप्शन आपने सैक्रिफाइस कर दिया। जो ऑप्शन आपने सैक्रिफाइस किया वो कहलाया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहलाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास ऑफर है दो जगह, दो सर्विसेज के, एक सर्विस में मुझे 15,000 जॉब दी जा, सैलरी दी जा रही है, एक में मुझे 20,000 दी जा रही है। तो अगर मैंने 20,000 को ऑप्ट किया, 15,000 को मना कर दिया, तो 15,000 मेरा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, चलो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गिवन। मतलब जो मैंने सैक्रिफाइस किया, जो मैंने छोड़ा। जैसे अगर आपके पास दो बुक पब्लिश करने का ऑप्शन है, जैसे मेरे पास ऑप्शन है मैं इकोनॉमिक्स का करूं या अकाउंट्स का करूं, मैंने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया, अकाउंट्स को छोड़ दिया, तो ऑल्टरनेटिव बेस्ट क्या था, अकाउंट्स था, अकाउंट्स को मैंने छोड़ दिया। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं पढ़ाई को कंटिन्यू करूं या मैं अपने क्या कहते हैं अर्निंग को कंटिन्यू करूं। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई को कंटिन्यू करते, अर्निंग तो होती रहेगी, या अर्निंग हो रही है, तो मैंने पढ़ाई को अगर कंटिन्यू किया तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, मेरा अर्निंग है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर जो आप सैक्रिफाइस करोगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब एक सैलरी 20,000 की, एक 15 की, एक 10 की, तो 20 को ऑप्ट किया तो 10 आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो बेस्ट नेक्स्ट था वो 15,000 की सैलरी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बच्चों एक बात समझना, जैसा कि हमने आपसे तीन चीजें पढ़ लिया, एक पढ़ा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउटसाइडर को पे किया, एक पढ़ा इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हमने किसी आउटसाइडर को पे नहीं किया, खुद सेविंग की अपने किसी एफर्ट से। ठीक है, वो एफर्ट कैसे थे मैं आपको समझा दिया। तीसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने आपको बताया कि भाई जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जो आपने सैक्रिफाइस किया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अच्छा मेरे बच्चे, क्या यहीं तक की कहानी है? नहीं, कहानी ये है कि हमें कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की आप बात करते हो और उस प्रोडक्शन में आपने कुछ खर्च किया, तो जाहिर सी बात है खर्च के अलावा मुझे एक प्रॉफिट का अमाउंट भी चाहिए। तो प्रॉफिट का अमाउंट जो मिनिमम मुझे चाहिए वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहलाता है बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो है क्या नॉर्मल प्रॉफिट? इट इज नथिंग बट द मिनिमम अश्योर्ड प्रॉफिट। क्या है ये? मिनिमम अश्योर्ड प्रॉफिट इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑक्यूपेशन।
Normal profit is the reward which an entrepreneur must receive for the risk and uncertainties he bears in the production of a commodity. जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर एंटरप्रेन्योर कौन है? वो जो रिस्क ले रहा है। वो कौन है? वो जो रिस्क ले रहा है। तो बिजनेसमैन कौन है? बिजनेस कौन कर रहा है? बिजनेस वो कर रहा है जो रिस्क ले रहा है। रिस्क किस बात का? रिस्क इस बात का कि भाई मेरी चीजें चल भी सकती हैं और मेरी चीजें नहीं भी चल सकती हैं। तो भैया अगर मेरी चीजें चल गई तो जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा रिस्क लेने का, वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। मुझे लगता है कि इसमें कोई आपको शक नहीं है। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। पर ये रिस्क कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर लेता है। कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट वही रिस्क के लिए दिया गया अवार्ड है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? वही रिस्क के लिए दिया गया अवार्ड है कि भाई तुम काम कर रहे हो, तुम रिस्क ले रहे हो, तुम इनपुट कॉस्ट लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ आपको चाहिए भी। तो चाहिए क्या? चाहिए प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या है? इट इज नथिंग बट द मिनिमम अश्योर्ड प्रॉफिट इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑक्यूपेशन। Normal profit is the reward which an entrepreneur must receive for the risk and uncertainties he bears in the production of commodity। बच्चे यहां पे next best occupation का मतलब क्या हो गया? मैंने आपसे बोला कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, अकाउंट्स की बुक पब्लिश करने का और मेरे पास एक ऑप्शन था इकोनॉमिक्स की बुक पब्लिश करने का। मेरे बच्चों, मैंने इकोनॉमिक्स की बुक पब्लिश की ये ना जानते हुए कि पता नहीं मेरे बच्चे उस बुक को पसंद करेंगे या नहीं। मेरे को मालूम था? नहीं मालूम था। मुझे मेरे कुछ बच्चों ने बोला सर बुक निकालो, मैंने निकाल दिया, बुक निकाल दिया। अब वो बुक बच्चों ने पसंद किया तो जो रिवॉर्ड मुझे मिला वो कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और नहीं पसंद करने का ऑप्शन मैं आप लोग को दूंगा नहीं। ठीक है? तो बुक क्या करनी है? पसंद करनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और नहीं चला तो वो जो नहीं चला तो डूब गया, डूबा तो वो लॉस किसका? मेरा। लेकिन चला तो प्रॉफिट किसका? मेरा, क्योंकि मैंने रिस्क लिया था। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड विच एन एंटरप्रेन्योर मस्ट रिसीव फॉर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज ही बियर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है? इन ऑर्डर दैट अ प्रोड्यूसर कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस commodity, he must get normal profit in addition to recovering his explicit cost and implicit cost। और मुझे ये प्रॉफिट क्यों चाहिए? एक तो मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए भैया जो मैंने किया, रिस्क लिया उसके लिए। दूसरा प्रॉफिट मुझे इसलिए भी चाहिए कि मैंने जो खर्च किया, अभी मैंने जो खर्च किया, क्या खर्च किया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, उस बुक को पब्लिश करने में जो मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्च किए, वो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? मैं उस बुक के पब्लिशिंग के बाद उसकी प्राइस में रिकवर करना चाहूंगा। ठीक है? तो कोई भी बंदा जो प्रोड्यूस करेगा वो चाहेगा कि जो खर्चा उसने किया प्रॉफिट के साथ वो उसे वापस मिले। ठीक? चलो फिर समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस चीज का? कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो तीन चीजें इसमें, पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल्फ प्रोवाइडेड इनपुट्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और तीसरा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या? वो एक रेम्युनरेशन है एज अ प्रॉफिट, ये तुमको पता है। फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या बच्चे? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसके लिए? एक्सप्लिसिट कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। किसके लिए? एक किसान के लिए। ठीक है? कब? जब वो राइस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए राइस का एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? पहला है फर्टिलाइजर्स, जो वो फर्टिलाइजर पे करेगा। दूसरा वेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर हु आर एम्प्लॉयड फॉर शोइंग हार्वेस्टिंग, जो आप उस बंदे ने जो लगाने अपने मजदूर लगाया उसको जो पे कर रहा है। या रेंट ऑफ ट्रैक्टर्स, अगर उसके पास खुद के नहीं है तो, और खुद का है तो उसमें डीजल यूज कर रहा होगा। फिर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, बिल फॉर पंप सेट, ट्यूबवेल एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? उसके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब भैया मैं किसी और की जमीन में तो नहीं कर रहा हूं ना, अपनी जमीन पे कर रहा हूं। तो किसी और की जमीन पे करता तो शायद जमीन का किराया मुझे उसको देना पड़ता, लेकिन अपनी जमीन पे कर रहा हूं तो भैया वो मेरे लिए क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। मतलब वो चीज, वो पेमेंट जो मैं किसी और को देता मैंने बचा लिया। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हिज ओन लैंड, उसकी खुद की जमीन। हिज ओन वेल, द वाटर विच ही यूज फॉर इरिगेशन, कुआं उसका खुद का। भैया अगर किसी और से लोगे जाहिर सी बात है उसको दोगे, उसके पंप सेट के चार्ज दोगे, उसके पानी का चार्ज दोगे। अब वो आप पर आवर देते हो, कितना देते हो ये अलग बात है, लेकिन देना पड़ता। पर अगर आपका खुद का है तो आपको नहीं देना पड़ रहा है, वो क्या हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। हिज ओन सीड्स सेव
सेव्ड फ्रॉम लास्ट क्रॉप्स। आपको बीज खरीदने की जरूरत नहीं है, आपकी जो लास्ट जो क्रॉप था, जो हार्वेस्टिंग लास्ट आपने किया था, उसमें से क्या हुआ, कुछ बीज आपने बचा लिया कि भैया नेक्स्ट सीजन में इसको यूज कर लेंगे, आपने कर लिया, खरीदना नहीं पड़ा। इम्प्लिसिट कॉस्ट। हिज एंड हिज फैमिली मेंबर्स लेबर। अब अगर मैं खुद मेहनत कर रहा हूं अपनी जमीन पर या मेरे परिवारजन मेहनत कर रहे हैं मेरी जमीन पर, तो क्या होगा, वो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा, इंप्यूटेड कॉस्ट होगा। मान लो मुझे बुक पब्लिश करनी है और बुक पब्लिश करने के लिए मैंने टाइपिस्ट को रखना है कि भाई तू टाइप कर सारा कंटेंट। मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, एक काम करो, मैं और मेरी फैमिली मिलकर सब टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं मेरे भाई मिलकर सब टाइप कर लिए, तो वो मेरा क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। यहां पे मुझे इंप्लिसिट कॉस्ट का मतलब या इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या है, जो मैं खुद कर रहा हूं किसी और को देने की बजाय, तो ये मेरा क्या हो गया, इंप्लिसिट कॉस्ट हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, मिनिमम रेम्युनरेशन विच मस्ट बी अर्नड बाय द फार्मर इन ऑर्डर टू produce this crop instead of switching over to the production of any other product। तो कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि भाई मैं उस जगह पे, जिस जमीन पे जो खेती करके किसानी करके जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया, मिनिमम प्रॉफिट मेरे कॉस्ट के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट कॉस्ट या सोशल कॉस्ट। अब देखो सारे कॉस्ट के टाइप्स है, प्रॉपरली लर्न कर लेना। प्राइवेट कॉस्ट, while producing a commodity a firm has to pay for raw material, it has to pay wages for worker, it has to pay rent for building. These are private cost for the firm. Thus private cost are the expenditure of individual firm in producing a commodity। तो प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है, प्राइवेट कॉस्ट का मतलब वो है जो आपको अपने किसी यूनिट को, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी को देना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या देना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल के लिए देना पड़ रहा है, वर्कर को वेजेस देना पड़ रहा है, बिल्डिंग को रेंट देना पड़ रहा है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें मेरी क्या है, प्राइवेट कॉस्ट। अब आ जाओ सोशल कॉस्ट में। बच्चे सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है समझना। देखो सोशल कॉस्ट का मतलब एक नेट कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, तुम बता दोगे कि साहब ये मैंने आउटसाइडर को पे किया है, इसका एडिशन क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। मैं तुमसे बोलूं कि बच्चे इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये मैंने बचाया है खुद टाइप करके, खुद मैनेजरियल एफर्ट्स दे करके, तो ये मेरा इंप्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। प्राइवेट कॉस्ट क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया। तो आप बोलो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कि मैंने जो सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस क्या किया, ये चीज मैंने सेक्रीफाइस की, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। सारे कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक कॉस्ट जिसका नेट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है वो है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या, पहले ये समझना। देखो पहली बात तो सोशल कॉस्ट का मतलब ये हो गया, मान लो एक फैक्ट्री जो कि आप चला रहे हो उसमें से बहुत धुआं निकल रहा है और वो धुआं क्या कर रहा है, आपके सराउंडिंग में एक पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो क्या वो जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उस पॉल्यूशन का हम कैलकुलेशन पॉसिबल है करना, नहीं है। तो सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो जो पॉल्यूशन हो रहा है वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी धुएं की वजह से जो तुमको साबुन खर्च करना पड़ रहा है वो हमारा सोशल कॉस्ट है। वो हमारा क्या है, सोशल कॉस्ट है। मतलब मैं बाहर जा रहा हूं, पॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन उस पॉल्यूशन के कारण जो मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, उन कपड़ों की सफाई करने के लिए जो मैं खर्च कर रहा हूं वो क्या है, मेरा सोशल कॉस्ट है। वो मेरा क्या है, सोशल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है, एक बार समझ लो और ध्यान रखना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, सोशल कॉस्ट का नेट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। चलो सोशल कॉस्ट, तो फैक्ट्रीज remits large amount of smoke from their chimney into the atmosphere. This may not figure in the calculation of cost in their records. जाहिर सी बात है ये हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, but to the cost of community may be in the form of additional washing bill for cloths and money spent by them by the community on medical bill etc. These costs are social cost. तो जो आपने बिल का या साबुन का खर्च किया, अब किसी को सांस की बीमारी हो गई, भैया दवाई कराओ, तो ये भी क्या है, सोशल कॉस्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
मनी कॉस्ट वर्सेस रियल कॉस्ट। तो बच्चे मनी कॉस्ट एक बार में हम लोग पहले समझ चुके हैं कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट था वो हमारा मनी कॉस्ट होता है, मतलब जो पैसे के फॉर्म में आप किसी को रिपे कर रहे हो। मैंने पैसा बचाया तो ये मैंने खुद को सैलरी दी नहीं दी मैटर नहीं करता, लेकिन जो पैसा आपने अगले को पे किया, जो पैसा आपने अगले को पे किया, पैसे, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो पैसा, अब पैसा मतलब रुपया, रुपया मतलब सैलरी, रेंट, कुछ भी आपने पे किया वो आपका क्या है, मनी कॉस्ट, वो आपका क्या है, मनी कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट कॉस्ट and the private cost referred above actually incurred by the producer in the money term, so they are also called money cost. Wages to the labor, rent, building, interest, borrowed funds are paid in monetary units, मतलब पैसे के टर्म में, and hence called money cost. तो explicit cost, money cost सब कहानी एक ही है। अब अगले टॉपिक में आ जाओ, रियल कॉस्ट। अब रियल कॉस्ट क्या बच्चे, देखो एक बात समझना, मान लो मैं एक बुक पब्लिश कर रहा हूँ, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं एक ट्रैवल का काम कर रहा हूँ, या कुछ भी मैं कर रहा हूँ। एक बात समझना बच्चों, क्या मैं इस काम को लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे रहा हूँ? इस एक्स्ट्रा एफर्ट को देने के लिए क्या मैं अलग से मेहनत नहीं कर रहा हूँ? मान लो किसी भाई का ट्रैवल का काम है, मान लो किसी का क्या है, ट्रैवल का काम है। अब उसकी गाड़ी गई है कहीं पे बाहर, तो कहां पहुंची, कितना पहुंची, क्या हुआ, सेफली वापस आए कि नहीं आए, उसके पैसेंजर सेफली पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ये टेंशन है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा मेरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझने के बाद वो उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उस पर काम करके नंबर अच्छे ला रहा है कि नहीं ला रहा है, और जो बच्चा नहीं मेहनत कर रहा है उसके पीछे मैं अपने सर को खपा रहा हूं। तो ये जो मैं आप के पीछे सर को खपा रहा हूं एक्स्ट्रा कि भैया पढ़ो, नंबर लेके आना है, तो ये आपके नंबर दिलवाने के लिए जो मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, या वो बंदा जिसने अपना एक प्रोडक्शन यूनिट खोल रखा है, दिन नहीं, दोपहर नहीं, रात नहीं, वो काम कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसके लिए बहुत सी चीजें उसे क्या करनी पड़ रही है, सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, बहुत सा पेन उसे एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। तो ये जो पेन ले रहा है या जो सैक्रिफाइस कर रहा है, इसके बदले जो पेमेंट मिल रही है या दे रहा है, वो कहलाता है रियल कॉस्ट। क्या कहलाता है, रियल कॉस्ट। तो रियल कॉस्ट क्या है, on the other hand has no definite money value nor it can be measured in monetary term. A producer make a lot of sacrifices. एक प्रोड्यूसर क्या करता है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करता है, जाहिर सी बात है बहुत से पर्सनल, बहुत से प्रोफेशनल चीजों को वो सेक्रीफाइस करता होगा, तब वो काम कर पाता होगा। सेक्रीफाइस एंड हार्ड एक अलग पेन ले रहा है टू सेटअप बिजनेस। द पेन, डिस्कंफर्ट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दैट ही और शी अंडरगोज कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। दिस इज कॉल्ड रियल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये क्या कहलाता है, रियल कॉस्ट कहलाता है। तो समझ में आ गई ये भी बात, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। क्या, मैं एक बार आपको समझाता हूं, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग इसका और डिटेल पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको समझ लो, क्या है कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। मेरे बच्चे, मैंने आपसे बोला फैक्टर्स कितने हैं, मैं ये कहानियां समझाऊं उससे पहले आप खुद समझ जाओगे। फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर है फिक्स्ड, और फैक्टर कौन सा है, वेरिएबल। तो मेरे बच्चे ये बताओ, फैक्टर फिक्स्ड पे जो खर्च करोगे ये क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। और जो वेरिएबल फैक्टर पे खर्च करोगे इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट की अगर बात की जाए तो कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट की आप बात करो, अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करो तो टोटल कॉस्ट में क्या है, पहला फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब कब आया, जब आपका फैक्टर फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट कब आया, जब आपका फैक्टर वेरिएबल है। तो कहने का मतलब, अगर आप बात करो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट की, तो टीएफसी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड फैक्टर, इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। टोटल टीवीसी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल कॉस्ट, इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ठीक है। और सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, ये भी ठीक है। तो टीएफसी और टीवीसी को ऐड कर दोगे तो क्या कहलाएगा बच्चों,
टोटल कॉस्ट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन समझेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। तब तक आप इसको कायदे से समझना और अपने डाउट्स, मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको डाउट नहीं होंगे, लेकिन अगर होते हैं दोबारा वीडियो देखना। उसके बाद भी डाउट होते हैं तो क्या करोगे, आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो बच्चों थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक पढ़ते रहना।